नमस्कार दोस्तों, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा प्रस्तुत है 27 सितंबर 2020 का संपादकीय जिसे लिखा है संपादक जितेंद्र जितांशु ने। आज के संपादकीय का शीर्षक है 1933-1956 से 2020 तक बदल पाई स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था। दोस्तों, सरकार अपनी जरूरतों के हिसाब से चीजें बदलती है और ये आज की बात नहीं है, हमेशा से ही ऐसा होता आया है। संसद की समितियां हैं और उसकी भी दर्जनों उपसमितियां। अब इन सारी समितियों और उपसमितियों की सम्मति से किसी बिल के पास होने में महीनों क्या सालों लग जाते हैं। साल 1933 में ब्रिटेन के मॉडल पर भारत में स्थापित की गई भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका मुख्य कार्य चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा हेतु तथा भारत और विदेशों की चिकित्सा योग्यता की मान्यता के लिए समान मानकों को स्थापित करना था। समय तो बदलता रहा, पर संस्था के मानकों में कुछ खास बदलाव नहीं आए सिवाय 1956 के। सालों साल इसमें बदलाव की बातें होती रही, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ बदलाव दिखे तो वो साल 2019 से। बहरहाल परिवर्तन की हवा के साथ साथ इसमें फेरबदल भी आए, पर ये बदलाव कितने कारगर साबित होंगे ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज का संपादकीय 1933-1956 से 2020 तक बदल पाई स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था। सन 1933 में आजादी के पहले भारत में स्वास्थ्य शिक्षा को नियंत्रित करने के लिए एक संस्था शुरू की गई। नाम रखा गया MCI यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इस संस्था ने स्वास्थ्य शिक्षा में भर्ती, ट्रेनिंग, नियंत्रण और प्रमाण पत्र प्रदान करना अपने नियंत्रण में रखा। समय के साथ इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुए सिवाय 1956 में, जिसमें कुछ बदलाव किए गए, जिनमें बीमार डॉक्टरों पर प्रैक्टिस करने की पाबंदी लगानी पड़ी। इस संस्था में बदलाव की हवा बहनी शुरू हुई 15 अगस्त 2009 के प्रधानमंत्री के लाल किले के भाषण से। यशपाल कमेटी और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को अलग करने की बात कही। सन 2013 में संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने इस बिल को ये कहते हुए वापस कर दिया कि यह भारत के संघीय सिद्धांत के खिलाफ है और ज्यादा से ज्यादा अधिकारी राज से इसका दुरुपयोग करेंगे। रंजीत राय चौधरी की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ कमेटी और नीति आयोग ने MCI को पूरी तरह बदलने के लिए कानून बनाने की बात कही। तब तक 7 साल गुजर चुके थे। डॉक्टरों की संस्था IMA ने इसे गरीबों और छात्रों के खिलाफ बताया। इसके अलावा 2016 का बिल भी समय के अभाव में पास नहीं हो पाया। 2019 में आकर यह बिल संसद के पटल पर पहुंचा और पास हो गया। इस नए बने आयोग में 25 सदस्य होंगे, जिनका 60% डॉक्टर होने चाहिए, यानी 15 डॉक्टर होंगे और बाकी दूसरे क्षेत्रों के लोग। 2 साल पहले डॉक्टर और जनसंख्या 1.1655 के अनुपात में था। नया बिल इस कमी को पूरा करने पर ध्यान देगा, ऐसी उम्मीद है। इस नए आयोग के अनुसार 4 स्वायत्त बोर्ड बनाए जाएंगे। हर बोर्ड में एक सभापति और 4 सदस्य होंगे, जिनमें 2 पार्ट टाइम होंगे। इनकी नियुक्ति सर्च कमेटी के अनुशंसा के आधार पर केंद्र सरकार करेगी। ये 4 बोर्ड होंगे: स्नातक मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, परास्नातक मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट एंड वेटिंग बोर्ड और एथिक्स तथा मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। कमजोर विपक्ष और संसद का घटता समय सरकार को इतिहास बनाने का मौका दे रहे हैं। पूरी सूची तो यहां देना संभव नहीं है, लेकिन कुछ का जिक्र जरूरी है, जैसे श्रमिक कानून अधिनियम, कृषि अधिनियम और ये नेशनल मेडिकल काउंसिल बिल। केंद्र ने 33 सदस्यीय NMC की घोषणा की है। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा और डॉक्टर राकेश कुमार वत्स के सचिव नियुक्त किए गए। दोनों की नियुक्ति 3-3 साल के लिए की गई। सरकार को चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले बिना पढ़े लिखे डॉक्टर को ट्रेनिंग देकर सर्टिफिकेट दे।
पारंपरिक रूप से ज्ञान रखने वाली दाइयों को सरकार अनुमति दे और बच्चे को जन्म देने पर सर्टिफिकेट देने का प्रमाण पत्र देने का अधिकार दे। स्वास्थ्य सेवाओं का मतलब ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोलकर डॉक्टरों की संख्या ही नहीं बढ़ाना है। सरकार को देश के सभी प्राइवेट कॉलेजों को राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए और प्राइवेट हॉस्पिटलों को ट्रेनिंग सेंटर के रूप में प्रयोग करना चाहिए। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति आए, इसी उम्मीद के साथ हमें जीना चाहिए। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय, जिसे लिखा था हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और विषय के साथ हम वापस आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।